इसमें आपका अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में वो कहते हैं कि एक समांतर पट्ट, पट्ट का मतलब है प्लेट, संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है उसकी धारिता 8 पिकोफैरड है। यदि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए और उसके बीच के स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी। ठीक है भैया, पहले दोनों पट्टों के बीच में जो प्लेट है संधारित्र की, उसकी प्लेट के बीच में वायु थी, और जब वायु थी तो वो वायु संधारित्र कहलाएगा, वायु संधारित्र कहलाएगा। ठीक है, उसकी धारिता दे रखी है उन्होंने, है ना, वायु संधारित्र की धारिता दे रखी है इस प्रश्न में। उसके बाद में क्या किया, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया और दोनों प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक 6 वाला पदार्थ भर दिया। तो लिखेंगे सबसे पहले, माना प्लेटों के बीच की प्रारंभिक दूरी d1 तथा अंतिम दूरी d2 है। d1 तथा अंतिम दूरी d2 है। अंतिम दूरी क्या है, d2 है। तब क्या हो जाएगा, d1 इक्वल टू d हो जाएगा। d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, और d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंतिम दूरी क्या कर रहे हैं, वो आधी कर रहे हैं, दूरी को घटा के क्या कर रहे हैं, आधी कर रहे हैं। तो d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/2, d/2 हो जाएगा। अब उसके बाद में सबसे पहले हम याद करेंगे समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता। सिले का चिन्ह लगाएंगे, लिखेंगे समांतर प्लेट वायु, क्योंकि बीच में वायु है तो वायु संधारित्र कहलाएगा, वायु संधारित्र। धारिता क्या सूत्र होता है, वायु संधारित्र की धारिता को C0 से शो करते हैं। C0 इक्वल टू, सूत्र क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, और D के स्थान पर D1, D के स्थान पर D1। और देखिए क्या क्या इन्होंने एप्सिलॉन 0 के स्थान पर, तो एप्सिलॉन 0 रहेगा, ये ऑलरेडी कांस्टेंट राशि है। ये क्या है, A है, यानी प्लेटों का क्षेत्रफल है। प्लेटों का क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हुआ है, पहले भी ए ही था, बाद में भी ए ही है, केवल क्या किया है, दूरी को आधा किया है। पहले दूरी d1 थी, बाद में दूरी d/2 हो जाती है, यानी आधी हो जाती है। तो d के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, d, d1 के स्थान पर d प्रयोग करेंगे, हो जाएगा ये कुछ इस तरह से, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। इसको समीकरण नंबर क्या बना लेंगे, 1 बना लेंगे। आगे आके हमको इस समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी जब हम तुलना करेंगे तो।
ठीक है जी, वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। C0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A अपॉन डी। इसको समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। इसके बाद में क्या किया उन्होंने, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर दिया है और उसके स्थान पर बीच का जो खाली स्थान रहता है उसके खाली स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाता है दूसरी कंडीशन में। तो लिखेंगे प्रश्न की दूसरी शर्त से। प्रश्न की दूसरी शर्त से क्या कर रहे हैं वो, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा कर रहे हो, k इक्वल टू 6 भर रहे हैं, k इक्वल टू क्या भर रहे हैं, 6 भर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, ये वायु संधारित्र नहीं रहेगा, परावैद्युत संधारित्र हो जाएगा। लिखेंगे अब परावैद्युत संधारित्र की धारिता सूत्र बदल जाएगा, C0 के स्थान पर केवल C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केवल C हो जाएगा। C इक्वल टू क्या सूत्र है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, परंतु K भी है इसमें, तो क्या हो जाएगा K एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के स्थान पर D2, क्योंकि बाद में दूरी परिवर्तित हो जाती है, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो वैल्यू रखेंगे C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K की वैल्यू दे रखी है प्रश्न में कितनी है, K इक्वल टू 6, K इक्वल टू कितना है, 6 है, तो 6 गुणा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D2 के स्थान पर क्या जाएगा, D अपॉन 2 आ जाएगा, D अपॉन 2, तो D पहुंचेगा नीचे और 2 पहुंचेगा ऊपर गुणा में, कहां पहुंचेगा, ऊपर गुणा में। ठीक है, अब इसी को ही हम हल कर लेंगे। आप देखिए एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, यहां पर ये सूत्र उत्पन्न होता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। एप्सिलॉन 0 A अपॉन D ये वायु संधारित्र की धारिता का सूत्र है। इसके स्थान पर हम C0 का प्रयोग यहां कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं, C0 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसकी समीकरण 1 से तुलना करने पर, समीकरण 1 से तुलना करने पर, यदि तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखते हैं। C इक्वल टू अब देखिए ये 6 है, ये 2 है, गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के स्थान पर C0, यही तो होगा। C0 का मतलब वायु संधारित्र की धारिता, और ये प्रश्न में दे रखी है, कितनी है, प्रश्न में दे रखी है धारिता 8 पिकोफैरड। कितनी है, 8 पिकोफैरड, मैं यहां लिख रहा हूं 8 पिकोफैरड। 8 पिकोफैरड इक्वल टू C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 अपॉन D1, C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, समीकरण 1 बनाया है। ठीक है, तो C0 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 8 पिकोफैरड। इसको हम पिको में ही रहने देंगे क्योंकि आंसर भी हमारा पिको में है। तो क्या हो जाएगा, 12 गुणा 8, 12 गुणा 8, 12 × 96 पिको फैरड, पिको फैरड, 12 × 96 पिको फैरड ये हो जाएगा। राइट, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ओके, अगले प्रश्न में वो कहते हैं कि 9 पिकोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है जी,
संयोजन की कुल धारिता क्या है। ठीक, सबसे पहले हम यही सवाल हल करेंगे, उसके बाद में इसके बाद जो बचा उसको हल करेंगे। अब तीन संधारित्र यहाँ पर प्रयोग किए हैं, तो क्या करेंगे, थ्योरी में लिखेंगे, माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 हैं, C1 C2 C3 हैं, तब उनकी धारिता हो जाएगी 9 पिकोफैरड, यानी C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू 9 पिकोफैरड। ये दे रखा है, पिकोफैरड दे रखा है। पहले खंड में ये पूछते हैं संयोजन की कुल धारिता, यानी तुल्य धारिता। तो ये वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे चौकी का चिन्ह लगाकर, संधारित्र C1, C2 व C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किसमें? श्रेणी क्रम में। अतः संयोजन की कुल धारिता संयोजन की कुल का मतलब है तुल्य धारिता। कुल धारिता क्या सूत्र है? 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/, क्योंकि सब बराबर है, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। एलसीएम लेकर इसको हल करेंगे तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9, ऊपर रहेगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये चल रहा है 1/c, इसीलिए c इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9/1 कितना हो गया? 3 हो गया। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? c इक्वल टू 3 पिकोफैरड ये हो जाएगा। इस पिकोफैरड को फैरड में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 फैरड। ठीक है, तुल्य धारिता हमारे पास आ चुकी है। ये पहला आंसर इसका हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा कैमरे में। ठीक है जी, बिल्कुल सही दिख रहा है आपको। ओके, पहला आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहते हैं? यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण का मतलब है वैद्युत सप्लाई जहां से वोल्टेज मिल सके, संभरण का मतलब है सप्लाई से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। अब ये तीनों संधारित्रों की धारिताएं बिल्कुल बराबर हैं, परंतु उनके सिरों पर अलग अलग वोल्टेज उत्पन्न होगा। लेकिन यहाँ पर धारिताएं समान होने के कारण और श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश बराबर उत्पन्न होगा। संचित आवेश बराबर उत्पन्न होने के कारण और धारिताएं भी बराबर होने के कारण उनके सिरों पर बिल्कुल बराबर वोल्टेज उत्पन्न होगा। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर बी। बी क्वेश्चन को हम यहां कर रहे हैं, लिखेंगे
इस संयोजन को V इक्वल टू 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाता है। एक 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाता है। इसमें चूड़ी का चिन्ह लगा के लिखिए पहले, तो चूड़ी का चिन्ह चलो लगा लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए लिखेंगे, इसलिए का चिन्ह लगाकर लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश। क्या सूत्र है? Q इक्वल टू सी, Q इक्वल टू सी वी। तो आवेश भी बिल्कुल बराबर होगा। बराबर का मतलब मैं इसको केवल Q से दर्शा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। Q इक्वल टू सी वी। सी का मतलब है तुल्यधारिता या कुलधारिता, V का मतलब है 120 वोल्ट, जो संभरण जोड़ा गया है, वोल्टेज सप्लाई इसमें जोड़ी गई है वो 120 वोल्ट है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। ठीक, वैल्यू प्रयोग करेंगे तो Q इक्वल टू क्या प्राप्त होगा? C की वैल्यू हमारे पास है 3 × 10 की पावर माइनस 12, और V की वैल्यू आपके पास में है 120 वोल्ट। 120 वोल्ट, 120 का 3 का गुणा करेंगे, 12 या 36, 360 हो गया। 360 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 कुलाम। इतना कुलाम का आवेश प्रत्येक संधारित्र पर संचित होगा 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ने के पश्चात। ठीक है। अब चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में कोई भी वस्तु आप जोड़ दीजिए, वोल्टेज की मात्रा सभी चीजों पर अलग अलग होगी, चाहे संधारित्र हो, चाहे रेजिस्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, एवरीथिंग सब पे वोल्टेज बराबर बराबर नहीं, अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर धारिताएं बराबर है। धारिताएं बराबर होने के कारण सभी संधारित्रों पर वोल्टेज भी बराबर होगा। क्यों होगा? और मैंने ऐसा क्यों लिखा? प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश क्यों लिखा? क्योंकि ये सभी श्रेणी क्रम में हैं। श्रेणी क्रम, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, लेकिन मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ। श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए प्रत्येक संधारित्र पर संचित आवेश बराबर उत्पन्न होगा। इसलिए Q इक्वल टू CV का मैंने यहाँ प्रयोग करके संचित आवेश की गणना की है। कितना प्राप्त हुआ? 360 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। लेकिन धारिताएं भी बराबर हैं। धारिताएं बराबर होने के कारण प्रत्येक संधारित्र के सिरे पर उत्पन्न विभवांतर भी बराबर बराबर होगा। अब लिखेंगे प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ठीक है ना? प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर कैसा होगा? बराबर बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि धारिताएं समान है, धारिताएं सभी समान है। ठीक है, तो वैल्यू में लिखूंगा V1 इक्वल टू V2 इक्वल टू V3, है ना? V1 का मतलब है पहले संधारित्र के सिरों पर विभव, V2 दूसरे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभव, V3 तीसरे संधारित्र के सिरों पर उत्पन्न विभव, और बीच में क्या है? सब बराबर बचे।
इक्वल टू क्या सूत्र है, Q अपॉन सी, Q अपॉन सी। और C के स्थान पर चाहे तो आप C1 कर लो, चाहे C2 कर लो, चाहे C3 कर लो, क्योंकि सब वैल्यूज बिल्कुल बराबर बराबर है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, C1 कर रहा हूँ। और यहाँ पर क्या है, धारिताएं समान है, धारिताएं समान है, इसीलिए वोल्टेज बराबर बराबर उत्पन्न होगा, धारिताएं समान है तो ठीक। तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, तीनों के स्थान पर मैं क्या कर सकता हूं, चलो V डैश कर लो चाहे, क्योंकि V की तो वैल्यू आपने यूज कर ली है। 120 वोल्ट जो संभरण दे रखा था, वोल्ट दे रखी थी, उसको V से दर्शाया है, आप इसको V डैश से दर्शाइए। तो V डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू है 360 गुणा 10 की घात माइनस की 12, पूरे के बटे। अब देखिए ये क्या है, 9 पिको फैरड, पिको को क्या करेंगे, फैरड बना लेंगे, 10 की पावर माइनस के 12 हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 12 से ऊपर नीचे काट सकते हैं, 9 से 360 को काट सकते हैं, 40 बार कटेगा, ठीक है। तो V डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 40 वोल्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी संधारित्र हैं उनके सिरों पर 40 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा, 40 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, प्रत्येक संधारित्र के सिरों पर। आप इसको चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं, कैसे समझेंगे देखते हैं। ये बिंदु मान लीजिए A है, और ये है पहला संधारित्र, कुछ दूरी पे दूसरा संधारित्र, कुछ दूरी पे तीसरा संधारित्र है, और ये बिंदु आ जाता है आपका B। संधारित्र की धारिता है C, यानी दे रखा है इन्होंने 9 पिको फैरड, ये भी 9 पिको फैरड, और ये भी 9 पिको फैरड। धारिताएं बराबर हैं, A और B के मध्य विभवांतर दे रखा है उन्हें 120 वोल्ट है, यानी V इक्वल टू कितना है, इनके सिरों पर वोल्टेज 120 वोल्ट। कहां से कहां तक है, बिंदु A से B तक है, ठीक है ना। तो केवल 120 वोल्ट ही बिंदु A और बिंदु B के मध्य प्रवाहित होगा, है ना। ये वोल्टेज ही तो बढ़ेगा, वोल्टेज कैसी राशि है, अदिश राशि है, विभवांतर या वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, जिसका योगफल मतलब V1 V2 V3 का योगफल अगर करेंगे तो 120 होना चाहिए, क्योंकि यही वोल्टेज तो बढ़ रहा है यहाँ पर तीनों में, ठीक है ना। तो धारिताएं बिल्कुल बराबर बराबर है, तो यहाँ पर भी कितना उत्पन्न होगा, 40 वोल्ट, यहाँ पर भी कितना उत्पन्न होगा, 40 वोल्ट, और यहाँ पर भी कितना होगा, 40 वोल्ट। धारिताएं यदि अलग अलग होती तो धारिताओं के अनुपात में विभव परिवर्तित हो जाता, ठीक है, लेकिन धारिताएं यहाँ पर समान है, इसलिए वोल्टेज बराबर बराबर उत्पन्न होगा, अर्थात 40 + 40 + 40 = 120 वोल्ट। ओके, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। और ये कौन सा योग है, बीज गणितीय योग, अर्थात चिन्ह सहित वैल्यू रख के आप ये योग करेंगे। V = V1 + V2 + V3। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी क्रम में आपका अगला प्रश्न है, विभवांतर है लिखा हुआ इधर, और कुछ नहीं है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसके ही जैसा है,
इसमें धारिताएं अलग अलग कर दी। अलग अलग का मतलब है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड तथा 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र पार्श्वक्रम, पार्श्वक्रम का मतलब है समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, पूछते हैं संयोजन की कुल धारिता क्या है। क्वेश्चन नंबर बी में पूछते हैं यदि संयोजन को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो दे रखा है उसको लिखेंगे और सेम है, ये सेम कैलकुलेशन के माध्यम से होगा, परंतु अब देखिए समांतर क्रम आ चुका है। समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होगा। सभी संधारित्रों के सिरों पर लगने वाला विभवांतर डायरेक्ट वैल्यू सप्लाई वाला वोल्टेज होगा। ठीक है, जिसके कारण धारिताएं जो कि अलग अलग हैं उन पर संचित आवेश भी अलग अलग होगा। ठीक है जी, C1 इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 2 पिकोफैरेड, 2 3 4। कौन सा क्रम है? पार्श्व क्रम। लिखेंगे चौकिया चल लगाकर संधारित्र C1 C2 व C3 कौन से क्रम में? पार्श्व। तो पार्श्व लिखेंगे। पार्श्व का दूसरा मतलब होता है समांतर। पार्श्व क्रम में जुड़े हैं। अतः संयोजन की कौन सी धारिता है? कुल धारिता है, तो कुल लिखेंगे। कुल का मतलब तुल्य। संयोजन की कुल धारिता क्या सूत्र है? C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 की वैल्यू 2, C2 की वैल्यू 3, C4 की वैल्यू 4, सॉरी C3 की वैल्यू 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 3 प्लस 4, 2 3 5, 5 और 4 9। कितना हो गया? ये 9 पिकोफैरेड हो गया। तो ये आंसर आपको क्या प्राप्त हुआ? कुल धारिता यानी तुल्य धारिता। तो जो क्वेश्चन पूछा था इन्होंने ये वाला, उसका आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक, 9 पिको को फैरेड बना लिया है इन्होंने। 9 गुणा 10 की घात माइनस के 12। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस के 12, 10 की पावर माइनस के 12 से इसको गुणा कर देंगे तो ये पिको से फैरेड में परिवर्तित हो जाएगा। आगे कहते हैं कि संयोजन को 100 वोल्ट के संपरण से जोड़ा जाए तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर बी यहां से स्टार्ट है। संयोजन को V इक्वल टू 120 है कितना? 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट के संभरण, यहाँ पर आधा में बनाया है इन्होंने, तो आधा में ही बना। ऐसे भी लिखा जा सकता है ये शब्द, और अंक की बिंदी लगाते हो तो ऐसे भी लिखा जाएगा। संभरण से जोड़ा जाता है। इसीलिए तीनों संधारित्रों के सिरों पर विभवांतर 100 वोल्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सब समांतर क्रम में जुड़े हैं।
तीनों संधारित्रों के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी 100 वोल्ट ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये पार्श्व क्रम में है, यानी समांतर क्रम में है। ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख दो, लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर बराबर बराबर उत्पन्न होगा। बेशक धारिताएं अलग अलग है और धारिताएं अलग अलग होने के कारण संचित आवेश अलग अलग होगा। ठीक, इसलिए का लगाएंगे चिन्ह और लिखेंगे प्रथम संधारित्र पर संचित विभव या संधारित्र C1 पर संचित आवेश पूछा था ना। हाँ, संचित आवेश। संचित आवेश Q1 करके आप इसको दर्शाइए। Q1 इक्वल टू C1V। तो C1 की वैल्यू कितनी है? 2 पिकोफैरड। 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 मैंने इसको फैरड में बना लिया है। और V की वैल्यू कितनी है? 100 है। करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q1 इक्वल टू 2 पावर कम कर लीजिए, 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 हो जाएगा कूलम्ब में। ठीक है, तो पहले संधारित्र के सिरों पर इतना आवेश संचित होगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 10 कूलम्ब। इसी प्रकार से संधारित्र C2 C2 के सिरों पर C2 पर संचित आवेश, केवल C2 पर संचित आवेश क्या हो जाएगा? Q2 इक्वल टू C2 की वैल्यू कितनी है? 3 पिकोफैरड, यानी 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 12। ठीक है, फैरड बना लिया हाथों हाथी। इनटू V की वैल्यू कितनी है? 100। अभी 10 की 2 पावर है प्लस में, माइनस कर लेंगे तो 10 की पावर केवल माइनस के 10 बचेंगे। तो Q2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम्ब। ठीक है, इसी प्रकार संधारित्र C3 पर संचित आवेश आगे को लिखेंगे आप। ठीक है, हो जाएगा Q3 इक्वल टू C3V की वैल्यू 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 12 इंटू V की वैल्यू 100। ठीक है, तो Q3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 10 कूलम्ब। ठीक है, ये वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है ना। Q1, Q2, Q3 तीनों पर अलग अलग आवेश संचित होगा। और क्योंकि तीनों पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो सभी संधारित्रों के सिरों पर लगने वाला वोल्टेज भी बराबर होगा, है ना, लिख दिया मैंने थ्योरी में। और क्योंकि तीनों संधारित्र पार्श्वक्रम यानी समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो धारिता हो जाएगी 9 पिकोफैरड। ठीक है, 2 और 3 5 और 4 9 पिकोफैरड। ये आपका पूरा हल हो चुका है। अब अगला प्रश्न लेंगे हम अगली वीडियो में। कमेंट्स में तो आप कुछ बताते नहीं हो कि कैसा चल रहा है आपका क्लास, है ना, तो हमको पता क्या लगेगा किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं। हमको अपने पढ़ाने का रंग बदलना चाहिए या अंदाज अपना चेंज करना चाहिए, कौन सी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश मिक्स करना चाहिए,
या केवल जैसे चल रहा है वैसे चलते ही रहने देना चाहिए? कोई कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का, ऐसा लगता है जैसे वीडियो आप देख ही नहीं रहे हो। 2-4 मिनट 5 मिनट वीडियो देखा, आप समझते हो अरे यार ये तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, या इस टीचर पर कुछ नहीं आता, इस तरह से आप समझते हैं, है ना? तो ये गलत बात है, आप सोच रहे हैं ऐसा तो, क्योंकि आप अपनी तुलना कभी भी एक गुरु से ना करें। गुरु के पास ज्ञान का विशाल भंडार होता है। मैं भी अपने गुरु से अपनी तुलना नहीं कर सकता हूँ। उनके पास विशाल का ज्ञान का बहुत ही बड़ा विशाल भंडार है। मैं उनके ज्ञान के सामने शून्य हूँ। ओके, थैंक यू।